परिचय। आर्यन, इस डिस्क को पकड़ो। मैंने इसे पकड़ लिया है। अब डिस्क को पकड़ने की तुम्हारी बारी है। मैं इसे पकड़ लूंगा। देखो, तुम्हें चोट ना लगने पाए। ध्यान से। ओह, ये दर्द कर रहा है और इसमें से खून भी निकल रहा है। आर्यन, ये देखो, चोट पर एक परत बन गई है और खून बहना भी रुक गया है। ये कैसे हुआ? यश, चोटों पर कार्य करने की ये हमारे शरीर की अपनी क्रियाविधि है। यह क्षतिग्रस्त भाग पर प्रोटीन की एक परत बनाता है जो रुधिर यानी रक्त की हानि रोकती है। वाह, ये तो बहुत रोचक है। तुम मुझे इसके बारे में कुछ और बताओगे? हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। तो आओ, मैं तुम्हें शरीर द्रव और मानव शरीर में परिसंचरण के बारे में विस्तार से बताता हूं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: रुधिर और इसके अवयवों का वर्णन करना, रक्त समूहों की व्याख्या करना, रक्त स्कंदन की व्याख्या करना, लसिका के बारे में जानना, परिसंचरण पथ का वर्णन करना, हृदय चक्र की व्याख्या करना, हृदय निकास को परिभाषित करना, विद्युत हृदय लेख को परिभाषित करना, द्विसंचरण की संक्षिप्त व्याख्या करना, हृदय क्रिया के नियमन की चर्चा करना, परिसंचरण तंत्र की विकृतियों की चर्चा करना। रुधिर। रुधिर अपारदर्शी लाल द्रव है जो स्वतंत्र रूप से बहता है और इसमें उच्च घनत्व तथा जल से अधिक श्यानता होती है। इसमें प्लाज्मा तथा संगठित तत्व होते हैं। प्लाज्मा प्राद्रव्य। प्लाज्मा रुधिर का तरल भाग है। ये 90% जल और लगभग 6 से 8% प्रोटीन वाला जटिल विलयन है। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन प्रोटीन होती है। फाइब्रिनोजेन रक्त का थक्का बनने में सहायता करती है। ग्लोबुलिन शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में शामिल होती है और एल्बुमिन रुधिर में जल का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होती है। प्लाज्मा के बिना रुधिर कोशिकाएं पूरे शरीर में भ्रमण नहीं कर सकती। स्पष्ट तरल जो स्कंदन पर रुधिर से पृथक किया जाता है सीरम कहलाता है। संगठित पदार्थ। संगठित तत्वों में इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स शामिल हैं। इरिथ्रोसाइट ये लाल रुधिर कोशिकाएं भी कहलाती हैं। ये मानव शरीर में सभी कोशिकाओं के बीच सबसे अधिक होती हैं। लाल रुधिर कोशिकाओं और हीमोग्लोबिन का कार्य फेफड़ों से शरीर के सभी ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाना होता है और ये उपापचय के अपशिष्ट उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड का भी फेफड़ों तक परिवहन करती हैं, जहां ये उत्सर्जित होता है। ल्यूकोसाइट श्वेताणु। ल्यूकोसाइट या श्वेत रुधिर कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं हैं जो संक्रमण से लड़ती हैं और संक्रामक रोगों तथा बाहरी पदार्थों से हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं। श्वेत रुधिर कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं: ग्रेन्युलोसाइट यानी कणिकाणु और एग्रेन्युलोसाइट यानी अकण कोशिका। ग्रेन्युलोसाइट में न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल और बेसोफिल होती हैं, जहां एग्रेन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट और
मोनोसाइट होती हैं। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स प्रकृति में भक्षाणुकाणुक होती हैं। बेसोफिल व्यास में 12 से 15 माइक्रोन होती हैं और हेपेरिन, हिस्टामिन आदि उत्पन्न करती हैं। ये वे रसायन हैं जो शोधकारी क्रियाओं में शामिल होती हैं। इओसिनोफिल अस्थि मज्जा में बनती हैं। ये परजीवी रोधी के रूप में कार्य करती है और एलर्जी प्रतिक्रिया में भाग लेती है। लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती हैं, बी और टी लिम्फोसाइट। ये रोगों से लड़ती हैं। प्लेटलेट्स, पट्टिकाणु। रुधिर प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट भी कहलाती हैं क्योंकि ये थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रावण करती हैं। ये सबसे छोटी रुधिर कणिकाएं हैं। रुधिर प्लेटलेट्स अकेंद्रीकृत अंडाकार उभयोतल बिंब जैसी काय हैं। रुधिर में इनकी संख्या 0.15 से 0.40 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर होती है। रुधिर प्लेटलेट्स अस्थि मज्जा की बड़ी मेगा कैरियोसाइट कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य से बनती हैं। रक्त समूह। रक्त के 2 समूह होते हैं। वे हैं ABO और RH। ABO समूह प्रतिजन और प्रतिरक्षी के आधार पर ABO समूह के 4 प्रकार हैं, अर्थात A, B, AB और O। तालिका से हम कह सकते हैं कि O रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी भी समूह वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। इसलिए O रक्त समूह वाला व्यक्ति सर्वदाता कहलाता है और AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी भी दूसरे रक्त समूह से रुधिर ले सकता है। इसलिए AB रक्त समूह वाला व्यक्ति सर्वग्राही कहलाता है। RH समूह। RH कारक एक प्रतिजन प्रोटीन है जो इरिथ्रोसाइट की सतह पर पाया जाता है। इसकी खोज रीसेस बंदर में की गई थी। यदि जिस व्यक्ति में RH प्रतिजन उपस्थित है तो वो व्यक्ति RH सहित यानी RH पॉजिटिव कहलाता है और यदि जिस व्यक्ति में RH प्रतिजन अनुपस्थित है तो वो व्यक्ति RH हीन यानी RH निगेटिव कहलाता है। रुधिर आदान प्रदान से पहले RH समूह का मिलान करना आवश्यक है क्योंकि यदि RH हीन व्यक्ति को RH सहित रक्त चढ़ाया जाता है तो RH हीन वाले व्यक्ति का रक्त RH प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षी बनाने लगता है। यदि गर्भवती माता का रक्त RH हीन है और भ्रूण का रक्त RH सहित है तो प्रथम प्रसव के समय कोई बड़ी समस्या नहीं होती है, लेकिन प्रथम प्रसव के दौरान भ्रूण का रक्त माता के रक्त से मिश्रित हो सकता है और माता का रक्त अपने रक्त में उपस्थित RH कारक के विरुद्ध प्रतिरक्षी बनाने लगता है। परवर्ती प्रसव में ये संभावना रहती है कि RH प्रतिरक्षी माता से भ्रूण के रक्त में पहुंच जाए और भ्रूण की लाल रुधिर कोशिकाओं को नष्ट कर दे। ये इरिथ्रोब ब्लास्टोसिस फिटेलिस यानी गर्भ रक्ताणु को रक्ता कहलाता है। पहले बच्चे के प्रसव के बाद माता का उपचार करके इससे बचा जा सकता है। रक्त स्कंदन। रक्त स्कंदन रक्त के तरल रूप से ठोस रूप में रूपांतरण की प्रक्रिया है। जब रक्त क्षतिग्रस्त रुधिर वाहिका से बाहर आता है तो प्लेटलेट्स एक साथ एकत्र होकर प्लेटलेट्स कारकों को तोड़कर मुक्त कर देती है। प्रोथ्रोम्बिनेज प्लाज्मा की प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने लगता है। एंजाइम थ्रोम्बिन का उपयोग घुलनशील प्रोटीन फाइब्रिनोजेन को अघुलनशील प्रोटीन फाइब्रिन के रूपांतरण को उत्प्रेरित करने के लिए किया जाता है और ये चोट के ऊपर जाल बनाता है।
कैल्शियम आयन रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है। लसिका यानी ऊतक द्रव्य। लसिका एक द्रव संयोजी ऊतक है। ये रंगहीन, पारदर्शी और प्रकृति में क्षारीय है, जो कोशिकाओं और ऊतकों के बीच उपस्थित होता है। ऊतक की कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान में उपस्थित द्रव ऊतक द्रव या अंतराली द्रव कहलाता है। परिसंचरण पथ। परिसंचरण तंत्र दो होते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र वो तंत्र है जिसमें परिसंचारी द्रव वाहिकाओं में परिरुद्ध नहीं होता है। ये ऑर्थोपोडा और मोलस्का में पाया जाता है। जबकि बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र वो तंत्र है जिसमें परिसंचारी द्रव वाहिकाओं में परिरुद्ध होता है। ये स्तनधारियों में पाया जाता है। मानव परिसंचरण तंत्र। हृदय कशेरुकी में कक्षों से बना हुआ एक पेशी अंग है जो संपूर्ण परिसंचरण तंत्र में रक्त के प्रवाह को बनाए रखता है। हृदय आवरण कहलाने वाली दोहरी भित्ति की थैली में बंद होता है, जो बाहर तंतुमय और अवितान्य परत तथा एक भीतरी सीरमी परत की बनी होती है। दो परतों के बीच का रिक्त स्थान हृदयावरणी द्रव कहलाने वाले द्रव से भरा होता है और ये हृदय की दीवारों और आसपास के ऊतकों के बीच घर्षण की रोकथाम करता है। मानव हृदय 4 कक्षों का बना होता है, 2 आलिंद और 2 निलय। आलिंद ऊपरी सिरे पर जबकि निलय पश्च सिरे पर स्थित होते हैं। 2 आलिंद एक अंतर आलिंदी पट द्वारा अलग होते हैं, जबकि 2 निलय अंतर निलयी पट द्वारा अलग होते हैं। अलिंद और निलय अलिंद निलय पट द्वारा अलग होते हैं। दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच का छिद्र त्रिवलनी कपाट द्वारा घिरा होता है, जबकि बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच का छिद्र द्विवलनी या मिट्रल कपाट द्वारा घिरा होता है। अलिंद निलय कपाटों के नुकीले सिरे कंडरा रज्जु द्वारा निलय भित्ति से जुड़े होते हैं। हृदय को जाने वाली 2 प्रमुख धमनियां फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनी हैं। उनके निकास द्वार अर्धचंद्र कपाटिका से घिरे होते हैं। हृदय की दीवार हृदय पेशियों की बनी होती है। पूरे हृदय में एक विशिष्ट ऊतक को वितरित किया जाता है और नोडल ऊतक कहलाता है। 2 पर्व शिरा अलिंद पर्व और अलिंद निलय पर्व होते हैं। शिरा अलिंद पर्व दाएं अलिंद की ऊपरी दीवार में स्थित होता है। ये हृदय संकुचन का समन्वय करता है और ये हृदय के लिए पेसमेकर के रूप में कार्य करता है। अलिंद निलय पर्व अलिंद निलय पट के निकट दाएं अलिंद में स्थित होता है। अलिंद निलय पर्व से नोडल रेशों का एक बंडल दाएं और बाएं बंडल में विभाजित होता है। उसके बाद ये शाखाएं अपने संबंधित किनारों के निलियों में पुरकिंजे तंतु कहलाने वाले छोटे रेशों में विभक्त हो जाती हैं। दाएं और बाएं बंडलों वाले ये तंतु हिच के बंडल कहलाते हैं। औसतन हृदय में 72 स्पंदन प्रति मिनट होते हैं। हृदय चक्र। प्रारंभ में हृदय संयुक्त अनुशिथिलन में होता है, जिसका अर्थ है कि चारों कक्ष शिथिल अवस्था में हैं। जब त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट खुले होते हैं तो रक्त फुफ्फुसीय शिराओं और महाशिरा से क्रमशः बाएं और दाएं अलिंद से होते हुए बाएं तथा दाएं निलय में प्रवाहित होता है। इस अवस्था में अर्धचंद्र कपाटिका बंद रहती हैं।
अब शिरा अलिंद पर्व यानी SAN एक क्रिया विभव पैदा करता है जो संकुचन के लिए दोनों अलिंद को एक साथ प्रेरित करता है। ये अलिंद प्राकुंचन कहलाता है। इसके कारण रक्त का प्रवाह निलय में बढ़ जाता है। अब क्रिया विभव का संचालन अलिंद निलय बंडल के द्वारा होता है और उसके बाद निलय की ओर हिच के बंडल द्वारा होता है, जिसके कारण निलय पेशियां संकुचित हो जाती हैं और अलिंद विश्राम अवस्था में होता है। निलयों के संकुचन के कारण निलयी दाब बढ़ जाता है ताकि रुधिर के विपरीत प्रवाह को रोकने के लिए त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट बंद हो जाएं। दाब में वृद्धि होने के साथ साथ अर्धचंद्र कपटिकाएं खुल जाती हैं, जिससे रक्त निलियों से फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनी से होता हुआ रुधिर वाहिकाओं में प्रवाहित होता है। निलयी दाब कम हो जाता है, जिसके कारण निलय विश्राम अवस्था में आ जाते हैं और जिससे अर्धचंद्र कपाटिका बंद हो जाती है तथा त्रिवलनी एवं द्विवलनी कपाट खुल जाते हैं और हृदय एक बार पुनः संयुक्त अनुशिथिलन अवस्था में आ जाता है। हृदय स्पंदन में अनुक्रमिक घटनाएं हृदय चक्र कहलाती हैं। हृदय निकास दिए गए समय में प्रत्येक निलय द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा हृदय निकास कहलाती है। स्ट्रोक आयतन इसे प्रत्येक विस्पंद में प्रत्येक निलय द्वारा पंप की गई रुधिर की मात्रा के रूप में मापा जाता है। इसका सामान्य मान 70 मिलीलीटर है। स्ट्रोक आयतन और हृदय दर का गुणनफल अल्प आयतन कहलाता है। इसका सामान्य मान है 70 मिलीलीटर गुणा 72 बराबर 5 लीटर लगभग। प्रत्येक हृदय चक्र के दौरान हृदय 2 ध्वनियां उत्पन्न करता है, जिसमें पहली ध्वनि लब है जो त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट के बंद होने से उत्पन्न होती है और दूसरी ध्वनि डब है जो अर्धचंद्र कपाटिका के बंद होने के कारण उत्पन्न होती है। विद्युत हृदय लेखी यानी ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ विद्युत हृदय लेखी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ECG प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय चक्र के दौरान हृदय के विद्युत विभव का पता लगाता है और इसे दर्ज करता है। एक प्रारूपिक ECG में विशिष्ट तरंगें होती हैं जो हृदय चक्र में होने वाली विशेष घटनाओं के अनुरूप होती हैं। P तरंग अलिंद प्राकुंचन द्वारा उत्पन्न होती है। QRS तरंग निलय प्राकुंचन द्वारा उत्पन्न होती हैं। T तरंग निलय अनुशिथिलन के साथ मेल खाती है। हृदय दर की गणना एक P तरंग और अगली तरंग के बीच अंतराल से की जा सकती है। द्विसंचरण द्विसंचरण में रक्त हृदय से होकर 2 बार बहता है। फुफ्फुस संचरण में रक्त हृदय और फेफड़ों के बीच पहुंचाया जाता है, जबकि क्रमबद्ध परिसंचरण रक्त को हृदय और शरीर के अन्य भागों के बीच ले जाता है। प्रत्येक अंग में एक प्रमुख धमनी होती है जो इसे रक्त की आपूर्ति करती है और लगभग एक प्रमुख शिरा होती है जो रक्त को पुनः हृदय तक ले जाती है। अमाशय और छोटी आंत्र 2 अपवाद हैं। इन अंगों से रक्त यकृत निवाहिका शिरा द्वारा यकृत तक ले जाया जाता है, जहां पचा हुआ भोजन संसाधित होता है। रक्त पुनः हृदय तक यकृत शिरा द्वारा पहुंचाया जाता है।
हृदय क्रिया का नियमन। आंतरिक रूप से हृदय की क्रियाएं स्वनियमित होती हैं। मेड्यूला ओब्लांगाटा में एक तंत्रिका केंद्र स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा हृदय की क्रियाओं को संयमित करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का भाग अर्थात अनुकंपी तंत्रिकाएं हृदय के कार्यों को परिवर्तित कर सकती हैं, जैसे कि हृदय स्पंदन में वृद्धि, निलय संकुचन, जिसके कारण हृदय निकास भी परिवर्तित हो सकता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का एक और भाग अर्थात परानुकंपी तंत्रिकाएं हृदय के कार्यों को परिवर्तित कर सकती हैं, जैसे कि हृदय स्पंदन में कमी, संकुचन एवं शिथिलन, जिसके कारण हृदय निकास भी परिवर्तित हो सकता है। परिसंचरण की विकृतियां। उच्च रक्तदाब यानी अति तनाव। रक्त के दाब में वृद्धि जो सामान्य मान 120/80 से अधिक होता है, अति तनाव कहलाता है। ये हृदय रोग को बढ़ावा देता है। हृदय धमनी रोग CAD। इसमें हृदय धमनियां संक्रिय हो जाती हैं और हृदय धमनी रोग एथेरोकार्डिये यानी एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहलाता है। यह हृदय घात को बढ़ावा देता है। एंजाइना हृदय शूल। जब हृदय तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो परिणाम स्वरूप सीने में दर्द होता है। हृदयपात यानी हार्ट फेल्योर। जब हृदय शरीर के विभिन्न भागों तक प्रभावी ढंग से रक्त की आपूर्ति नहीं कर पाता है तो हृदयपात की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। क्या आप जानते हैं आंत्र जीवाणुओं में एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुर मात्रा होती है जो सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर जोखिम कम कर सकते हैं। मनुष्यों में प्रतिदिन उन लाल रुधिर कोशिकाओं की जगह जो अपने जीवन चक्र की समाप्ति पर हैं, हजारों नई लाल सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। रुधिर में प्लाज्मा और संगठित पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन प्रोटीन होते हैं। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स संगठित पदार्थ हैं। रक्त के दो समूह होते हैं, ABO और RH। रक्त का स्कंदन रक्त के तरल रूप से ठोस रूप में रूपांतरण की प्रक्रिया है। दो परिसंचरण तंत्र होते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। हृदय 4 कक्षों वाला पेशीय अंग है जो पूरे परिसंचरण तंत्र में रुधिर के प्रवाह को व्यवस्थित रखता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय चक्र के दौरान हृदय के विद्युत विभव का पता लगाता है और इसे दर्ज करता है। परिसंचरण तंत्र की विकृतियां हैं अति तनाव, हृदय धमनी रोग, हृदय शूल और हृदयपात।